हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ में सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे उसके पार्ट 2 को कवर करेंगे। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे पोस्ट किया हुआ है, तो आप उसको जाके ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संशोधन के तहत किया गया था? द जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर विच अमेंडमेंट? तो इसका आंसर है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 के द्वारा न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी का गठन किया गया था। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं कि एनजेएसी को कब पास किया गया था, कब पारित किया गया था। तो एनजेएसी को अगस्त 2014 में पारित किया गया था और ये कब कब से लागू हुआ था? तो ये अप्रैल 2015 से लागू हो गया था। तो ये जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 था, इसमें कुछ नए अनुच्छेद, कुछ नए आर्टिकल जोड़े गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो आर्टिकल कौन कौन से थे? तो आर्टिकल थे 124A, 124B और 124C। हालांकि हमारे देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। ये कब घोषित किया था? तो ये अक्टूबर 2015 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको घोषित कर दिया गया था। और इसका ग्राउंड क्या था? तो इसका ग्राउंड था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है, इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमान्य घोषित कर दिया गया था। और जो हमारी पुरानी प्रक्रिया थी कॉलेजियम सिस्टम, उसको पुनः बहाल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कब न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 को असंवैधानिक घोषित कर दिया? When did the Supreme Court of India declare the Judicial Appointment Commission 2014 अनकॉन्स्टिट्यूशनल? तो इसका आंसर है 2015 में। अच्छा, ये डेट कौन सी थी? तो ये डेट थी 16 अक्टूबर 2015, जब एनजेएसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। और ये केस कौन सा था? तो ये केस था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। और इसका जो रिजल्ट आया था, इसका जो फैसला आया था, वो 5 न्यायाधीशों की बेंच ने दिया था और 4:1 के बहुमत से इसका फैसला आया था। और इसमें यह निर्णय दिया गया था कि एनजेएसी जो है वो संविधान के मूल ढांचे, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, इसलिए एनजेएसी को रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली से की जाती है? एट प्रेजेंट जजेस आर अपॉइंटेड थ्रू विच सिस्टम? तो इसका आंसर है कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा वर्तमान में जजेस की नियुक्ति की जाती है। तो ये जो कॉलेजियम होता है, ये कॉलेजियम में कौन कौन से लोग होते हैं? तो कॉलेजियम में होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेज शामिल होते हैं। जिन नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी योग्यताओं का वर्णन किया गया है? अंडर विच आर्टिकल द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिस्क्राइब्ड? तो इसका आंसर है आर्टिकल 124(3) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जजेस होते हैं, उनकी नियुक्ति संबंधी क्वालिफिकेशन का वर्णन किया गया। तो आर्टिकल 124(3) में क्या बोला गया है? तो आर्टिकल 124(3) में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त तभी होता है जब वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और 3 योग्यताएं इसमें और दी हुई है। उसमें से पहली ये है कि किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक के लिए जज होने चाहिए, या फिर किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 साल के लिए अधिवक्ता या फिर एडवोकेट होने चाहिए, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो प्रेसिडेंट की नज़र में भारत के संविधान और लॉ का विशेष रूप से ज्ञान रखता हो और अनुभव रखता हो, तभी वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है? होम डज द प्रेसिडेंट कंसल्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? तो इसका आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति कंसल्टेशन लेते हैं, तभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अच्छा, इससे संबंधित आर्टिकल कौन कौन से? तो आर्टिकल 124(2) ये संबंधित है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, और इसमें कहा गया है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जजेज होंगे उनकी नियुक्ति करेंगे। और आर्टिकल 217(1) में ये मेंशन किया गया है, जो कि हाई कोर्ट के जजेज की नियुक्ति के संबंध में है। उसमें ये मेंशन किया गया है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति होंगे वो
भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कंसल्टेशन के बाद ही अन्य जजेस की नियुक्ति करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया का पालन किए बिना राष्ट्रपति किसी भी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन विदाउट फॉलोइंग विच प्रोसीजर। तो इसका आंसर है कि परामर्श प्रक्रिया का पालन किए बिना। इसमें यह कहा गया है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कॉलेजियम की राय नहीं ली गई हो या उसकी अनदेखी की गई हो तो ऐसी सिफारिश को जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उसको अस्वीकार कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। तो इसका आंसर है आर्टिकल 124(4) में ये मेंशन किया गया है। आर्टिकल 124(4) क्या कहता है? तो आर्टिकल कहता है कि अगर जो हमारी संसद है उसके दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से यह आरोप सिद्ध हो जाए कि कोई जज मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी का दोषी है तो राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? टू होम डज ए जज ऑफ द प्रेसिडेंट ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टेंडर हिज रेजिग्नेशन। तो इसका आंसर है कि ये राष्ट्रपति को देते हैं और इसका आर्टिकल है 124(2)(a। तो आर्टिकल 124(2)(a) के अकॉर्डिंग कोई भी न्यायाधीश कोई भी जज राष्ट्रपति को अपना साइंड किया हुआ लेटर द्वारा त्यागपत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? हाउ कैन द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव्ड? तो इसका आंसर है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर महाभियोग के द्वारा इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा। आर्टिकल 124(4) में इम्पीचमेंट प्रोसेस की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि जो न्यायाधीश हैं जजेज हैं उनको हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो या तो लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर ये लोकसभा में आ रहा है तो 100 लोकसभा सदस्य और अगर राज्यसभा में आ रहा है तो 50 राज्यसभा सदस्य द्वारा ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। और ये प्रस्ताव किस ग्राउंड पे लाया जा सकता है? तो ये ग्राउंड होगा ओनली दो ग्राउंड का ही उल्लेख किया गया है। एक है मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी के आरोप के आधार पर ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। उसके बाद जाँच कमेटी गठित की जाती है जो आरोपों की जाँच करती है और यदि जांच सही पाए जाते हैं तो मतदान किया जाता है। और मतदान की प्रक्रिया क्या होती है? तो मतदान दोनों सदनों में विशेष बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और अगर संसद द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा होता है? हु डिटरमाइंस द सैलरी ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो इसका आंसर है कि पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉ के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के जो जजेज हैं उनके वेतन का निर्धारण किया जाता है। आर्टिकल 125(1) में ये मेंशन किया गया है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होंगे उनका सैलरी और जो अलाउंसेज जो भत्ते होंगे वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉ के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। और वर्तमान में जो लॉ लागू है वो है द सुप्रीम कोर्ट जजेज सैलरी एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1958। तो अभी लेटेस्ट के अनुसार 2003 तक के अनुसार जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनका वेतन 2,80,000 प्रति माह है, प्रति मंथ है। और जो अन्य जजेज हैं उनका वेतन 2,50,000 पर मंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का प्रावधान वर्णित किया गया है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन फॉर द सैलरी ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज डिस्क्राइब्ड? तो इसका आंसर है आर्टिकल 125(1) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 125(1) में ये कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के जो जजेज हैं उनका वेतन संसद द्वारा जो विधि बनाई गई है, जो लॉ बनाया गया है उसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और अभी प्रेजेंटली जो लॉ चल रहा है वो है सुप्रीम कोर्ट जजेज एक्ट 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? व्हाट इज द करंट सैलरी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो इसका आंसर है 2.80 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को कितना वेतन निर्धारित किया गया है? एट प्रेजेंट व्हाट इज द सैलरी फिक्स फॉर अदर जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो इसका आंसर है 2.50 लाख पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? फ्रॉम विच फंड आर द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पेड?
तो इसका आंसर है कि ये जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं ये भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। आर्टिकल 125(1) ये कहता है कि जो जजेज हैं उनका वेतन संसद द्वारा निर्धारित लॉ के द्वारा निश्चित किया जाएगा, और ये जो वेतन और भत्ते जो हैं ये भारत की संचित निधि से खर्च किए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्च किया जाता है, और इस निधि से जो है खर्च केवल संसद की अनुमोदन या मंजूरी से ही किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए क्या आधार उल्लेखित किए गए हैं? व्हाट आर द ग्राउंड्स मेंशन्ड फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज फ्रॉम देयर पोस्ट्स? तो इसका आंसर है प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जजेज हैं, उनको हटाने के लिए 2 प्रकार के ग्राउंड का उल्लेख किया गया है। उनमें से पहला है सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। इसका मतलब ये है कि अगर जजेज किसी प्रकार के करप्शन, भ्रष्टाचार या फिर पक्षपात या फिर अनुचित व्यवहार आदि के दोषी पाए जाते हैं तो इस आधार पे, इस ग्राउंड पे उन पे सिद्ध प्रूव्ड मिसबिहेवियर का ग्राउंड लगाया जा सकता है। और दूसरा आधार ये है कि असमर्थता, इनकैपेसिटी। इसका मतलब ये है कि अगर जज मानसिक या शारीरिक रूप से अपने कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो गए हैं और यह जो स्थिति है ये परमानेंट है, तो ऐसे इस ग्राउंड का उपयोग किया जा सकता है और इस ग्राउंड के आधार पर उनको अपने पोस्ट से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए संसद के किस सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है? इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन ए प्रपोजल बी ब्राउड टू रिमूव द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम देयर पोस्ट? तो इसका आंसर है इन बोथ द हाउसेस, दोनों सदनों में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव जो है ये संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में लाया जा सकता है। जो न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया है वो 124(4) में इसको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद द्वारा किस प्रकार के बहुमत से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है? बाय व्हाट टाइप ऑफ मेजोरिटी कैन द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर पोस्ट्स बाय द पार्लियामेंट? तो इसका आंसर है कि कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। इसमें यह कहा गया है कि प्रस्ताव जो होगा वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो कम से कम 100 सदस्य, या फिर अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो कम से कम 50 सदस्य द्वारा लिखित रूप से नोटिस देना होता है। अगर उसके बाद जांच समिति गठित की जाती है, अगर आरोप की पुष्टि हो जाती है तो दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से इसको पारित होना आवश्यक है, और जब पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने वाली प्रस्ताव को संसद में रखने तथा उनके असमर्थता आदि की जांच करने से संबंधित प्रक्रिया के लिए संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया है? Which act has been passed by the parliament for the procedure related to placing the proposal for removal of the judges of the Supreme Court in the parliament and investigating their incapacity etc. तो इसका आंसर है जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द जजेज इंक्वायरी एक्ट? तो इसका आंसर है 7 धाराएं हैं, और ये सेक्शन यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अगर जरूरत पड़े तो आप इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त करने वाली किन शब्दावलियों को परिभाषित नहीं किया गया है? विच टर्म्स आर नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो इसका आंसर है अक्षमता और कदाचार, इनकैपेसिटी एंड मिसकंडक्ट। आर्टिकल 124(4) में ये मेंशन किया गया है कि जो जजेज हैं उनको प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी के आधार पे पद से हटाया जा सकता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन दोनों जो वर्ड हैं इनकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस अधिनियम में विहित की गई है? द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज प्रिस्क्राइब्ड इन विच एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट? तो इसका आंसर है जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शपथ कौन दिलाता है? हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो इसका आंसर है कि न्यायाधीश को पद की शपथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं, और इसका प्रावधान हमारे आर्टिकल 124(6) में किया गया है। और ओथ का जो फॉर्मेट है वो हमारे संविधान की 3री सूची में 3rd शेड्यूल में इसको मेंशन किया गया है। आर्टिकल 124(6) यह कहता है कि हर व्यक्ति जिसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है वह पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सर्वोच्च न्यायालय के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप कहाँ उल्लेखित है? वेयर इज द फॉर्म ऑफ ओथ और एफर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेंशन्ड? तो इसका आंसर है शेड्यूल 3 में जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनके ओथ का फॉर्मेट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओथ और एफर्मेशन ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेंशन्ड? तो इसका आंसर है आर्टिकल 124(6) में ये मेंशन किया गया है। आर्टिकल 124(6) यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है वह तीसरी अनुसूचित में जो फॉर्मेट दिया गया है शपथ का उसके अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष अपना ओथ लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों में उनकी नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, किंतु किस परिस्थिति में राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दे सकता है? नो एडवांटेजियस चेंज कैन बी मेड इन द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट, बट अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द प्रेसिडेंट कैन गिव सच डायरेक्शन? तो इसका आंसर है वित्तीय आपातकाल के दौरान, फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान। आर्टिकल 125(2) में ये कहा गया है कि जो जजेज हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन की शर्त नियुक्ति के पश्चात में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि अगर आर्टिकल 1360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वे केंद्र और राज्यों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती का निर्देश दें और न्यायाधीशों के वेतन में भी कटौती का आदेश दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।